जो ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये जो वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि थे वो शूद्र थे, वो तो बिल्कुल ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि वाल्मीकि जी का जन्म जो था वो ब्राह्मण कुल में ही हुआ था। हम जिस समय में रह रहे हैं भारत में, उस समय में अम्बेडकर के बारे में कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है। क्या जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी, क्या वो भेदभाव के आधार पे बनाई गई थी कि नहीं उनको हमें ऐसे ही रखना है, कि ब्राह्मणों ने एक दिन डिसाइड कर लिया कि नहीं शूद्रों को हम पढ़ाएंगे ही नहीं? ऐसा थोड़ी होता। मान लीजिए कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरा जो मेजर इंटरेस्ट है वो मे बी क्राफ्ट में है, जो विश्वकर्मा ब्राह्मण जो होता है उन लोगों का जो काम होता है। तो मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट उसमें है, या मेरा इंटरेस्ट तलवार चलाने में और मेरा थोड़ा आर्मी में जाने का वो है। तो क्या उसके हिसाब से, क्या फिर अगर मान लीजिए मैं ब्राह्मण जन्म लिया हूँ, तो अगर मैं वो कर रहा हूँ जो मेरा इंटरेस्ट मुझे कहता है बजाय जो मेरी जीन्स मुझे कहती हैं, तो क्या वो गलत होगा? देखिए, श्री कृष्ण की बात माने तो गलत ही है। बेसिक पॉइंट है वो ये है कि किस तरह से ब्राह्मण वर्ण को अपने कर्म करने पे मजबूर किया जाए। श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय में 13वां श्लोक है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इसमें भगवान ने ये कहा है, नमस्कार, दी एपिक भारत प्रेजेंट्स कॉन्वो विद कृष्णांश में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर आशीष धर। और सर, दिल्ली की इस कड़ाके की सर्दी में एक बहुत ही गर्मा गर्म टॉपिक डिस्कशन के लिए हाजिर है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत बढ़िया। और कड़ाके की सर्दी तो है, और ये टॉपिक जो है हमेशा ही हॉट रहता है। हाँ, इसका कुछ है कि पेरिनियल हाँ हीट है इस टॉपिक। अंबेडकर से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री तक सब है। बिल्कुल बिल्कुल सारी जनरेशंस कवर्ड है। मैं आपसे कुछ ओपनिंग स्टेटमेंट आपकी लेना चाहूँगा इसके बारे में कि वर्ण व्यवस्था के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ऐसा मैं माइंडसेट लेकर आया हूँ कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको कुछ और जानकारी की ज़रूरत ना पड़े। एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ मिथ्स हैं, वो सब क्लैरिफाई हो जाए। तो आपकी एक ओपनिंग स्टेटमेंट अगर मिल जाए। ओपनिंग स्टेटमेंट से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस विषय के बारे में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी और आचार्य लोग बोल चुके हैं, और इसके ऊपर YouTube पे ही आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। केवल इतनी बात यह है कि आपको उसके लिए थोड़ा एफर्ट मार के ढूंढना पड़ेगा, और वो मुझसे कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड है इन चीज़ों में बोलने के लिए। तो इसलिए जो फाइनल वर्ड की आप बात कर रहे हो वो मेरे से नहीं आएगा, वो आचार्यों से आएगा। मैं अपनी समझ साझा कर सकता हूँ कि जो मुझे समझ आया वो मैं बाकियों के साथ शेयर कर सकता हूँ, और वही मेरा इस पॉडकास्ट में या अन्य पॉडकास्ट में जिसमें भी इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, मेरा उद्देश्य यही रहता है। क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी गलत अवधारणाएं हैं लोगों में, और आज के हिंदू समाज में मुझे लगता है कि अगर ये क्लैरिटी नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है धर्म को लेके भी, और हमारी जो एक वर्ल्ड व्यू है, हिंदू वर्ल्ड व्यू है, उसको समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और लोगों को खुद ही एक स्वयं बोध जो है वो गलत हो जाता है। तो एज फार एज द ओपनिंग रिमार्क्स आर कंसर्न्ड, वर्ण व्यवस्था के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि पहली बात तो मुझे जो लगता है कि व्यवस्था थोड़ा सा मिसलीडिंग है, क्योंकि वो व्यवस्था जो है वो एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन है एक फ्री सोसाइटी का। और जो वर्णाश्रम धर्म है, जो पूरा, अगर हम जो कंप्लीट टर्म है उसको वर्णाश्रम धर्म ही बोलेंगे, क्योंकि वर्ण और आश्रम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो वर्णाश्रम धर्म का जो विजन है समाज को लेके, वो ये है कि ऐसा समाज जिसमें मत्स्य न्याय को हम रोक सकें, उसको प्रिवेंट कर सकें। मत्स्य न्याय मतलब? मत्स्य न्याय यानी कि बिग फिश ईट्स स्मॉल फिश। अच्छा, एक हायरार्की वाली चीज़ को। हायरार्की से ज़्यादा ये कि जो पावरफुल है वो जो उससे कम पावर वाला है उसको खा ना जाए, उसको कंप्लीटली डोमिनेट ना करे, उसका शोषण ना हो, जो कि बिल्कुल उल्टा है जिस तरह से इसके बारे में आजकल बात की जाती है। आजकल जो बोला जाता है वो ये कहते हैं कि वर्ण से या कास्ट से जो है एक्सप्लॉयटेशन हुआ,
जबकि उसका जो पर्पस ही था वर्ण व्यवस्था का, वो इस एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करना था। तो मत्स्य न्याय को का निषेध और उसको रोकना, वो वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। और इसके पीछे जो अजम्पशन है ऑब्वियसली वो ये है कि जिस समाज में जो एक स्पॉन्टेनियस जो या कहें जो डिसऑर्डर की तरफ, एंट्रोपी जो यूनिवर्स का एक लॉ ही है कि एंट्रोपी है, सब कुछ डिसऑर्डर की तरफ जाता है। और हमारे जो युगों का जो आख्यान है, जो नैरेटिव है, वो भी यही कहता है कि सतयुग से कलयुग तक चीज़ें धीरे धीरे खराब होती जा रही हैं। तो वो एक एंट्रोपी का एक्सप्रेशन है, डिसऑर्डर का एक्सप्रेशन है। तो इस डिसऑर्डर को रोके रखना, ये वर्ण व्यवस्था का सबसे बड़ा उसका जो लक्ष्य है वो है। बट हम जब रियल वर्ल्ड में देखते हैं तो मेजरली वो जो चीज़ बॉइल डाउन होकर के आती है, अगर हम आज के एस्पेक्ट में बात करें तो वो ये होती है कि क्या मतलब आप अगर इंटरनेट पर जाएंगे तो लोग ज़्यादातर इस बारे में डिबेट कर रहे होते हैं, आचार्य एक दूसरे में आपस में डिबेट कर रहे होते हैं कि ये जन्मना है या कर्मना, मतलब ये बर्थ बेस्ड है कि आचार्य नहीं, आचार्य तो कोई डिबेट नहीं करते। जो भी पारंपरिक आचार्य हैं वो पारंपरिक तो नहीं करते, ये तो है। उनकी सब सहमति है, क्योंकि वो परंपरा में कोई, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की एम्बिग्विटी नहीं है कि वो जन्म से, जाति का मतलब ही, जाति का जो एटिमोलॉजी है वही जन्म से आता है। और जाति और वर्ण में कोई भेद नहीं, ये भी पारंपरिक जो दृष्टि है उसमें बहुत क्लियरली ये बताया गया है। जो भी मतभेद है वो मॉडर्न थॉट के साथ है, या एक तरह से कहिए कि जो हमारे धर्म को जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया है, मतलब कॉमन इमेजिनेशन में, उसमें इस तरह की बातें आती हैं जो कि बिल्कुल ही उनका कोई आधार नहीं है, निरर्थक बातें हैं। और उनको एक्सप्लेन करना, या आज के मॉडर्न टर्म्स में या मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में या मॉडर्न फ्रेमवर्क में इस बात को समझना, उसके लिए जो थोड़ा बहुत एफर्ट लगता है वो लोग करते नहीं। और जो पॉलिटिकली करेक्ट चीज़ें हैं वो बोलना ज़्यादा आसान होता है, तो इसलिए वो बार बार रिपीट होता जाता है। और पॉलिटिक्स में भी वही उसी भाषा का प्रयोग होता है। तो फिर मीडिया के द्वारा और जो बाकी टेक्नोलॉजिकल, मतलब जो ये इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के जो माध्यम है, उसके द्वारा लोगों में इस प्रकार का एक भ्रम बैठ गया है उनके दिमाग में कि ये कर्म से होती है। और वही बार बार कई लोग उसको जो जानते नहीं हैं, और कई लोग जानबूझ के उसको इस तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, अदरवाइज उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बट जैसे जो मेजर ये बताई जाती है ना कि क्यों कह रहे हैं कि कर्म से है, कर्म से है, तो वो इस श्लोक का हवाला देते हैं जो श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय में 13वां श्लोक है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अब उसकी इंटरप्रिटेशन दो अलग अलग बनती हैं। एक जो बर्थ बेस्ड जाति मानते हैं वो कहते हैं कि वो पिछले जन्म के गुणों के अनुसार भगवान उनको अगले जन्म में जाति एक तरह से एलोकेट करते हैं। और दूसरा है कि वो बोलते हैं कि कर्मों के अकॉर्डिंग, मतलब इस कर्म में अगर मैं कर रहा हूँ तो जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरी जाति डिसाइड होगी। तो ये दो इसके इंटरप्रिटेशंस हैं। नहीं, दो इंटरप्रिटेशंस नहीं। इंटरप्रिटेशन तो तब होगा ना जब आप पूरे टेक्स्ट को कंसिडर करेंगे। अगर भगवत गीता में आप एक श्लोक उठा लें और उस एक श्लोक को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको कोट करें और कुछ भी उसका मीनिंग बना दें, तो वो इंटरप्रिटेशन वैलिड ही नहीं है। आप पूरा टेक्स्ट अगर देखें, और भगवत गीता का पूरा टेक्स्ट नहीं, उसके बियॉन्ड अगर महाभारत को ही देख लें, तो महाभारत में ही आपको जो जाति और जन्म और वर्ण जो जन्म के आधार पे है उसके कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो उसका तो कोई आधार ही नहीं है ना। आप कैसे आप बोल भी सकते हैं ये। इसमें भगवान ने ये कहा है कि इस चातुर्वर्ण्यम वाले श्लोक में कि मैंने ही चारों वर्ण बनाए हैं, और जो समाज में अलग अलग प्रकार के लोग हैं उनको इन 4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, और ये मैंने ही बनाया है, लेकिन मैं इन सब से परे हूँ, यही बोला गया ना 4.13 में। करेक्ट। तो अब ये श्लोक तो एक वेदांतिक स्टेटमेंट है कि मैं जो ईश्वर है, ईश्वर इन सब से त्रिगुणातीत है। करेक्ट। तो उसका तो समाज में कैसे आपका वर्ण निर्धारित होता है उस पर कमेंट्री भी नहीं है ये।
उस पर कॉमेंट भी नहीं है, क्योंकि उस ये अगर वो आप बात देखें कुछ और हो रही थी। 4.13, हाँ तो पहले 3 चैप्टर में क्या बोला गया है? हाँ जब अर्जुन ये कहते हैं कि अगर मैं लड़ूंगा तो समाज में वर्ण संकरता आ जाएगी, तो उसका क्या अर्थ है? यानी कि वो एक कंसर्न है। तो भगवान उसको कहते हैं कि नहीं, तुम इस सब के बारे में मत सोचो, तुम्हारा जो स्वधर्म है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा जो स्वधर्म है तुम्हें वो करना है, बाकी सारी चीज़ों के बारे में तुम्हारे को भेजा अपना खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही बेसिकली मैसेज है। राइट। दूसरी बात यह है कि अगर हम अर्जुन की ही व्यथा देख लें उस डायलॉग में, तो अर्जुन एक ब्राह्मण की तरह ही बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मुझे लड़ना नहीं है, और मैं एक जगह पे कहीं पे ये भी बोलते हैं कि मैं इससे अच्छा तो भीख ही मांग लूं, त्यागना चाहता हूं। त्याग लूँ सब कुछ। तो ये तो ब्राह्मण वृत्ति नहीं है क्या? तो फिर अर्जुन ब्राह्मण क्यों नहीं है? अब इसके ऊपर लोग कहेंगे क्योंकि उसकी ट्रेनिंग जो है वो क्षत्रिय ट्रेनिंग हुई। तो क्षत्रिय ट्रेनिंग क्यों हुई भाई? क्योंकि वो क्षत्रिय पुत्र है। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, और क्षत्रिय कुल में जन्म लिया उसकी वजह से क्षत्रिय ट्रेनिंग हुई, और वो क्षत्रिय है। अब अगर 10 साल अगर कोई बच्चा जब जन्म लेता है, तो आप ये बोलें कि हम अब इसका वर्ण निर्धारित करेंगे, वो कैसे करते थे? इसका कोई कहीं पे कोई मैनुअल है क्या? जब आपके संस्कार 16 संस्कारों में से जो पहला संस्कार नामकरण संस्कार है, और जो मतलब शुरू में वो पहला अन्न, फिर बाल कटाने का, और ये सब जो है, इस सब ये जब संस्कार होते हैं, जो नामकरण संस्कार है उसमें आपके नाम रखा जाता है, तो नाम में आपके वर्ण के अनुसार आपका जो पूरा नाम है, जो वैदिक नाम है, वो दिया जाता है। ब्राह्मण हो तो शर्मा बोला जाएगा, और राइट। तो वो कैसे होगा? तो 10 दिन के बच्चे से पूछे जाएंगे क्या? उसका कोई एंट्रेंस एग्जाम लेंगे क्या जिसमें ये पूछेंगे कि करेक्ट अब तुम एंट्रेंस एग्जाम 10-12 दिन में क्या ही कर्म कर लेगा वो? कैसे? हाँ, तो वो कैसे बताया जाएगा? तो ये सब निराधार बातें हैं। और फिर से अगर हम महाभारत में ही जाएं, तो द्रोणाचार्य जो थे वो युद्ध में लड़ रहे थे ना, वो कौरवों की तरफ से उनका बहुत मेजर योगदान था। तो द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे ना जन्म से, तो हमेशा उनको ब्राह्मण ही बोला गया ना। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक प्रायोरिटी वाला जो इनका जो मेन प्राइमरी काम होता है वो अपने वर्णानुकूल रहेगा, लेकिन हाँ वो साथ साथ जरूरत पड़ने पर ऐसा नहीं, उस पर हम बाद में आते हैं। मैं ये पहले इस प्रश्न का उत्तर मैं पूरी तरह से देना चाहता हूँ कि अगर युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हुए द्रोणाचार्य क्षत्रिय नहीं बने, और वो फिर भी ब्राह्मण ही रह गए, तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? कि जन्म से आधारित है। और ये मानने वाली बात नहीं है। देखिए, मतलब मेरे मानने और आपके मानने से तो फैक्ट्स चेंज नहीं होते ना। जो शास्त्रों में दिया गया है उसको शास्त्रों की टर्म्स पे एक्सेप्ट करने वाली बात है। अब उसको हम तोड़ मरोड़ के कुछ भी बना दें, ये स्वीकार्य नहीं है मुझे, मतलब और ये किसी को होना भी नहीं चाहिए। सही बात है। लेकिन शास्त्रों के अंदर ही कुछ 2 से 3 पात्र आते हैं हमारे, जिसमें एक है विश्वामित्र जी, जो पहले जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन अपने कर्मों की वजह से वो ब्राह्मण श्रेणी में आ गए। और इस तरह से ही रामायण के रचयिता जो थे वाल्मीकि जी, वो जन्म से शूद्र थे और वो फिर बाद में ब्राह्मण कुल में। इसी तरह से एक कहानी आती है छंदोपनिषद में, जिसके अंदर एक सत्यकरा नाम के एक व्यक्ति थे जो बहुत तपस्या कर रहे थे और बहुत उन्होंने काम किया था, लेकिन उनको अपने लीनियज का आइडिया नहीं था। उनको ये नहीं ज्ञात था कि उनके पिता कौन है। उनको इतना पता था कि उनकी जो माता है वो शूद्र हैं, शूद्र वर्ण की है। तो सत्यकला जो थे उनको जो ऋषि गौतम थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था अपना डिसाइपल के तौर पे, और फिर वो उनकी लीनियज में शामिल हो गए थे। मतलब वो भी ब्राह्मण कुल उसमें आ गए थे, श्रेणी में। तो ये 3 से 4 ऐसे एग्जाम्पल्स हमको मिलते हैं जिसके अंदर दिख रहा है कि जो जन्म हुआ था उसके अतिरिक्त जाकर के उनको ब्राह्मण की उपाधि मिली या कोई और वर्ण में हुआ। तो इसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं? नहीं, उसके बारे में एक तो पहला जो आपने पहला उदाहरण दिया वो था, किसका उदाहरण दिया आपने सबसे पहले? विश्वामित्र जी। हाँ, ऋषि विश्वामित्र। तो वो महर्षि थे, वो ब्रह्म ऋषि थे। और विश्वामित्र हजारों साल की तपस्या के बाद वो ब्रह्म ऋषि बने। और ये हजारों साल की तपस्या ये एक अपवाद है, ये एक एक्सेप्शन है। और अच्छा। और उनका जो उन्हें जब हम उनका स्मरण करते हैं महर्षि विश्वामित्र का, तो यही सबसे बड़ी क्वालिटी हमें याद आती है कि वो हजारों साल की तपस्या के बाद उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ और वो ऋषि बने।
तो ये अपवाद इज द डिफाइनिंग क्या, दिस एक्सेप्शन इज व्हाट डिफाइंस हिम, और ये इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ रूल, पहला तो वो। दूसरा जो ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये जो वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि थे वो शूद्र थे, वो तो बिल्कुल ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि वाल्मीकि जी का जन्म जो था वो ब्राह्मण कुल में ही हुआ था, और उनके पिता का नाम प्रचेत था, और उनका जन्म अग्नि शर्मा के नाम से हुआ था, जन्म का नाम उनका अग्नि शर्मा था। अच्छा। और फिर मेरे ख्याल से एक दो अलग अलग कथाएं हैं अलग अलग पुराणों में। एक कथा तो ये है कि जिसमें वो कहाँ रहते थे, एक आनर्त नाम की एक जो क्षेत्र था उसमें उनका जन्म हुआ था, और वहाँ पे सूखा पड़ गया, और सूखा पड़ने के बाद लोग मतलब बिल्कुल खाने पीने को कुछ नहीं रह गया। तो उस समय पे अग्नि शर्मा जो थे तब तक वे अपने जो नित्य कर्म हैं, जो ब्राह्मण कुल में जन्मे व्यक्ति के लिए जो नित्य कर्म है वो सब उनका पालन कर रहे थे। और उसके बाद क्योंकि इतना मतलब एक आपदा सी आई और जो सूखा पड़ा, उसके बाद वो चोरी चकारी में इन्वॉल्व हो गए, मतलब डकैत बन गए। तो डकैत बनने के बाद उन्हें कुछ ऋषि मिले, और पुलह ऋषि हैं मेरे ख्याल से उनके, जिन्होंने उनको मंत्र में दीक्षा दी, और उस मंत्र की साधना उन्होंने की, और कई वर्ष की साधना के बाद इतनी घोर तपस्या की उन्होंने कि उनके एक एंट हिल उनके शरीर के ऊपर बन गया, और वो समाधि में थे। और वो एंट हिल जिसको संस्कृत में वल्मीक कहा जाता है, और वहाँ से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। अच्छा। तो ये कहानी पूरी है, और फिर वो ऋषि बने, और उन्हें ऋषि की उपाधि दी गई। तो फिर उसके बाद उन्होंने रामायण की रचना की। तो वो स्टोरी है कि वो शूद्र थे, और वो सब बिल्कुल गलत है। उसमें तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बनाया गया, वो कोई आधार नहीं है उसका। और शास्त्रों में बिल्कुल क्लियर है कि वो अग्नि शर्मा थे, और इस तरह से उनका बैकग्राउंड है। और जो तीसरा आपने सत्यकाम जाबाल का एग्जाम्पल दिया, उसमें भी जो ऋषि गौतम थे, जब सत्यकाम उनके पास गया अपने एडमिशन के लिए गुरुकुल में, तो उन्होंने उससे पूछा, और उसने इतना कटु सत्य इतनी सहजता से बोल दिया। तो जो गौतम आचार्य थे उन्होंने ये कहा कि ऐसी कठिन बात, मतलब ऐसा जो इतना कठिन सच केवल एक ब्राह्मण ही बोल सकता है, यानी कि ही अज्यूम्ड दैट हिज फादर मस्ट हैव बीन अ ब्राह्मण। That is how it is presented in the शास्त्र, कि वो इस तरह से थे। तो अन्य जगहों पे जिस उपनिषद से ये जो इंसिडेंट है जिसकी आप बात कर रहे हैं सत्यकाम जाबाल का, उसमें बहुत क्लियरली छांदोग्य उपनिषद में बहुत क्लियरली वर्ण और जाति को जन्म के साथ मतलब लिंक किया गया है उसी उपनिषद में। तो मतलब हाँ, एक चीज़ पे तो क्लैरिटी आ गई है कि क्योंकि मतलब जब मैं रिसर्च भी कर रहा था इस बारे में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अलग अलग ग्रंथ अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वर्ण के अलग अलग मतलब बता रहे हैं। कोई कर्मणा बता रहा है, कोई जन्ना, लेकिन हाँ एक चीज़ अब समझ में आ गई है कि कर्मणा कौन सा ग्रंथ बता रहा है? नहीं, वही एक मिसकंसेप्शन था, जैसा आपने बताया ना कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ों को पढ़ा जाता है वो चीज़ें। तो इट इज़ जस्ट अबाउट कि अगर कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ा जाए तो एक चीज़ हम एक लेवल पर आ चुके हैं कि जाति जन्मना ही होती है, उसका अगर हम मूल भी निकालें संस्कृत में तो वो भी वो जन्म से ही आधारित है। लेकिन अब दर्शक अगर सोच रहे हो कि हम इतना डिस्कशन इस पर कर क्यों नहीं कि जन्म है या कर्म, अगर जन्म है भी तो क्या दिक्कत है, तो दिक्कतें इसमें आती हैं कि जब भीमराव अम्बेडकर जैसे जो राजनीति में लोग रहे हैं, उन्होंने अपने मतलब भीमराव अम्बेडकर की पहचान ही इस वजह से बनी कि उन्होंने तथाकथित ब्राह्मण एट्रोसिटीज़ को हाईलाइट किया। उनमें से कुछ थी कि ब्राह्मण जो थे वो मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का सहारा लेकर के दलितों पर, शूद्रों पर अत्याचार करते थे। अत्याचार एज इन कि उनको एजुकेशन से डिप्राइव रखते थे, उनको मंदिरों में जाने से डिप्राइव रखते थे, इस तरीके की चीज़ें। आई एम श्योर आप जिस प्रोफेशन में आपने इसको बहुत बार एड्रेस भी किया होगा, पढ़ा भी होगा। तो आई जस्ट वांट योर थॉट्स अबाउट अम्बेडकर जो ब्राह्मणों के बारे में कहते थे, व्हाट आर योर काउंटर पार्ट्स ऑन दिस एंड ऑल दिस? कि हम
जिस समय में रह रहे हैं भारत में, उस समय में अंबेडकर के बारे में कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है कि कोई भी आके SC/ST एक्ट आप पे ठोक देगा और मैंने तभी अंबेडकर जी बोला। तो इसलिए मतलब गार्डेड तरीके से ही ये बोलना ठीक रहेगा कि अंबेडकर जो हैं वो एक पॉलिटिशियन थे और वो पॉलिटिक्स कर रहे थे। और पॉलिटिक्स और स्कॉलरशिप दो अलग अलग चीज़ें हैं। अंबेडकर की जो हिंदू धर्म को लेके स्कॉलरशिप थी वो बहुत क्वेश्चनेबल स्कॉलरशिप है। उनके सोर्सेज, उसके ऊपर हमने एक आर्टिकल भी लिखा था, आर यू सीरियस डॉक्टर अंबेडकर, प्राज्ञता नाम की जो हमारा ऑनलाइन जर्नल है, उसमें लिखा था। तो उसके सोर्सेज क्या थे उनके, जो जिसके बेसिस पे वो ये असर्शंस कर रहे थे, और जो उनका एनालिसिस था, उस एनालिसिस का भी हमने एनालिसिस किया है कि बहुत सारी जो उन्होंने उसमें बातें बोली हैं और जो कंक्लूजन्स दिए हैं वो कहाँ से आए। तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल आउट ऑफ थिन एयर उन्होंने कॉन्जर कर दिया कोई भी ऐसी बात। तो हिंदू धर्म के को लेके अंबेडकर जी का कोई ऐसा एक्सपर्टीज़ नहीं था जिसके लिए हम उनके विजडम को डेफर करें कि हाँ उन्होंने बोल दिया। उनकी ओपिनियन थी, ऐसी तो ओपिनियन 10 लोगों से पूछ लेंगे तो 10 लोगों की है, लेकिन धर्म को समझने के लिए धर्म के ग्रंथ हैं और जो शास्त्र हैं उन्हीं पे हम अपनी ओपिनियन को निर्धारित रखें तो वो ज़्यादा समझदारी का काम है। ये इसकी वजह है कि हम किसी रैंडम पॉलिटिशियन की ओपिनियन के हिसाब से हम बात करें। तो स्पेसिफिकली क्या बोला गया और अंबेडकर ने किस चीज़ पे क्या बोला, अगर आपके पास उसको लेके कोई प्रश्न है तो हो सकता है मेरे पास। हाँ, मुझे एग्जैक्टली इसी बारे में पूछना था कि जैसे मतलब मेरे प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि मेरे अनुमान में तो जो वर्ण व्यवस्था है, जो कुछ अपर क्लास के उस वक्त तथाकथित अपर क्लास लोग रहे होंगे, तो अब जैसे 1924 में एक वाइकॉम एक सत्याग्रह हुआ था वहाँ पे, और केरला की बात है, वहाँ पे मंदिर में एंट्री नहीं थी शूद्रों की, तो उसके अगेंस्ट वहाँ पे 1 साल चला था वो प्रोटेस्ट। तो अंबेडकर अपने बुक्स में, अपनी कमेंट्रीज में हिंदू धर्म के बारे में क्या कहते हैं, तो वो हम उसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन जिन चीज़ों को वो हाईलाइट कर रहे हैं कि सामाजिक तौर पर, सोशल तौर पर वर्ण व्यवस्था आज के समय पे ख़तरनाक है, क्योंकि लोगों ने अपने फ़ायदे में उसको बनाया और शूद्र को एक्सप्लॉइट किया, और इस तरह की जो बातें होती हैं। और जैसे हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया वाइकॉम महादेव मंदिर वाला। तो इन सब चीज़ों को मिला के क्या आप एक चीज़ नंबर 1 क्या आप एक्सेप्ट करते हो कि वाकई में कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, शूद्रों के साथ एक तरीके का भेदभाव हुआ है? इफ़ यस, शूद्रों के साथ तो हुआ ही है, ब्राह्मणों के साथ भी हुआ है, क्षत्रियों के साथ भी हुआ है, वैश्यों के साथ भी हुआ है। कहने का मतलब है कि सभी हिंदू समाज के सभी वर्गों के साथ भेदभाव अलग अलग प्रकार से हुआ है, आज भी होता आ रहा है। तो आज जो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल SC/ST एक्ट का दिया, तो क्या वो भेदभाव नहीं है? आज के हमारे सामने ये हो रहा है। तो इसी तरह से जब कॉलोनियल एरा में भी अलग अलग वर्ग जो थे हिंदू समाज के, उनको अलग अलग तरीके से प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, और वो एक्सप्लॉयटेशन उनकी हुई। और उसमें से कुछ वर्ग ऐसे थे या कुछ सेक्शंस थे और कुछ सब सेक्शंस थे सोसाइटी के, जिनको उस इकोनॉमिक अपहीवल में और जो चेंजेस समाज में आ रही थी, और वो जो चेंजेस थी वो केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, वो यूरोप उनका एपिसेंटर था, और यूरोपियन समाज ही इतना बदल रहा था उस समय पे। राइज ऑफ नेशन स्टेट्स था, कैपिटलिज्म का राइज हो रहा था, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तभी हुई थी, और उसका आफ्टरमैथ पूरी दुनिया झेल रही थी। अमेरिकाज कॉलोनाइज हो रहे थे, है ना, मतलब वो ग्लोबल टाइम ही एक ग्लोबल अपहीवल का टाइम था, और उसमें बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, इंक्लूडिंग शूद्रज और इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स, वैश्यास, क्षत्रियस। तो इसलिए किस केस में क्या गलत हुआ और क्या उसके पीछे का क्या कारण था, क्या फोर्सेस थे, और कौन उसका ब्लेम किसके दरवाजे पे जाना चाहिए, वो सवाल केस टू केस बेसिस पे निर्धारित किया जाता है उसका जवाब। ऐसे जनरल आप स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ये शूद्रों के साथ ही उस समय गलत हुआ और इसको करने वाले ब्राह्मण थे। आज भी
अगर आप आज का भी एट्रॉसिटी डेटा ले लें जो भारत सरकार द्वारा अधिकृत है और जो ऑफिशियल डेटा है एनसीआरबी का, उसमें भी आपको ब्राह्मण शूद्र को एक्सप्लॉइट करता हुआ बहुत ही ज़्यादा मिनिस्क्यूल परसेंटेज है। ज़्यादातर जो है वो शूद्र ही शूद्र को एक्सप्लॉइट कर रहा है या जो हरास कर रहा है। सब क्लासेस हैं वो। हाँ, स्पेशली जो ओबीसी वर्ग है, ओबीसी वर्ग तो एक एमॉर्फस वर्ग है, उसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है। बट ओबीसी और एससीज के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको अंडर प्ले किया जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में ओबीसीज को आपको उनको भी रिजर्वेशन चाहिए, आपको वोट बैंक अपना एक्सपैंड करना है, सारी पार्टीज को, सबकी मिली भगत है इसमें। तो उसके लिए आप ब्राह्मणों को एक वो क्या बोलते हैं सिंबल बना देते हैं ऑपरेशन का, क्योंकि उसके कोई डाउन साइड्स नहीं है, पॉलिटिकल डाउन साइड नहीं है, और बलि का बकरा बना के उसको ब्राह्मण को विलिफाई कर दिया जाता है। दूसरा जो आपने एक आपकी जो प्रश्न में एक वो था बात आप कह रहे थे कि शूद्रों को वंचित रखा गया एजुकेशन से और ये सब, ये तो बिल्कुल मतलब निराधार बातें हैं। कौन सी एजुकेशन से? जो डेटा है जो कलेक्ट किया गया था, धर्मपाल जी का जो रिसर्च है पूरा, उसमें आप देख सकते हैं जो तमिलनाडु में जो पाठशालाएं चल रही थी जिसमें ब्राह्मण ही अधिकतर अध्यापक होते थे, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस वर्ग की थी? आप गुरुकुलों की बात कर रहे हैं? हाँ, पाठशालाओं की बात कर रहा हूँ, गुरुकुलों की बात कर रहा हूँ। सर यहाँ पे मेरा एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जब मैं अभी काशी गया था 10-15 दिन के लिए, तो वहाँ पे मैं गुरुकुलों में गया था। मैं उसको सही गलत के उस स्केल पे नहीं ला रहा हूँ, इट इज़ जस्ट कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस होती हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। उनमें से ही एक ये बात है कि जब मैं गुरुकुल में गया तो वहाँ पे उन्होंने क्लियर कट बताया था कि हमारे यहाँ पे केवल और केवल ब्राह्मण वर्ग के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे वैदिक एजुकेशन मिल रही थी, मतलब वेदों के मंत्रोच्चारण हो रहे थे, और मतलब ऐसा भी कहा जाता है मनुस्मृति के अंदर भी बहुत स्ट्रिक्ट वर्ड्स में शूद्रों का वैदिक मंत्रों का सुनना भी निषेध बताया गया है। तो मतलब अगर हम इसको अभी के सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो क्या ये चीज़ गलत नहीं लगती है? दो अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, दो नहीं तीन एक्चुअली। पहली बात तो जो धर्मपाल जी का डेटा है उसमें ये बताया गया है कि जो ये पाठशालाएं थी इनमें शूद्र वर्ण के सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो बच्चों की थी, जो विद्यार्थी थे, वो सबसे ज़्यादा शूद्र वर्ण के थे। अब ये जो पाठशालाएं थी या इनको गुरुकुल भी बोला जाता है, तो ये वैदिक गुरुकुल तो थे नहीं, पर यहाँ पे पढ़ाई लिखाई होती थी, ये पाठशालाएं थी, मॉडर्न एजुकेशन थी। तो अब इसमें जो प्रश्न उठता है जिसका मेरे पास जवाब नहीं है वो ये है कि क्या ये पाठशालाएं जो थी क्या ये हाइब्रिड थी, क्या ये तो टोटली ट्रेडिशनल थी और वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा था क्या नहीं। पर ये एक प्रश्न का बिल्कुल क्लियर स्पष्ट जवाब दे देता है, वो ये है कि शूद्रों को एजुकेशन डिनाई की जा रही थी, तो एजुकेशन डिनाई नहीं की जा रही। अब उसका क्या करिकुलम था ये अलग बात है, बट इस चीज़ से आपको ये ज़रूर समझ आ जाता है कि जो करिकुलम है वहाँ पे जो सारा झगड़ा है वो उस करिकुलम को लेके है, क्योंकि शूद्रों की एक अपनी एजुकेशन की व्यवस्था थी, है ना। वो अगर कोई विश्वकर्मा जाति से है तो विश्वकर्मा जो काम करते हैं, जो उनका प्रोफेशन है, वो उसके लिए ही एजुकेट किए जाएंगे ना, उनको थोड़ी वेद पढ़ाने हैं। तो वो अपना जो उनकी एजुकेशन है वो कंप्लीट होती थी, तो वो जब उनको उस चीज़ का एक्सेस था, तो ये यूनिवर्सल वन सिंगल रेजिमेंट एक करिकुलम फॉर ऑल, ये तो इट्स अ वेरी मॉडर्न आइडिया एंड अ डिजास्टर्स आइडिया एक्चुअली। अगर आप मॉडर्न क्रिटिक्स ऑफ एजुकेशन देखो और स्कूलिंग की बात करेंगे, तो स्कूलिंग के ऊपर जब हम पढ़ते हैं वेस्टर्न थिंकर्स को ही, जो ग्रेट वेस्टर्न थिंकर्स हैं, जब वो स्कूलिंग को क्रिटिक करते हैं तो उसमें वो यही तो बोलते हैं कि भाई ये क्या है, मतलब आप एजुकेशन दे रहे हो और सबको एक ही बकवास पढ़ा रहे हो। क्या बच्चों में बिल्कुल आप एक यूनिफॉर्म एक फैक्ट्री प्रोडक्शन की तरह उनको प्रोड्यूस कर रहे हो। और वो फैक्ट भी है, क्योंकि जो मॉडर्न स्कूलिंग है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इसलिए बनाएगी कि इंडस्ट्री के लिए वर्कफोर्स तैयार हो, तो उसका जो टेलॉस है, जो उसका पर्पस है वही अलग है। और उसका आप कंपैरिजन कर रहे हो विद ट्रेडिशनल एजुकेशन। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो तो बाप दादा जो कर रहे हैं उसके साथ आपको जोड़ने के लिए अप्रेंटिसशिप उसमें बहुत ज़्यादा है, उसमें प्रैक्टिकल काम बहुत ज़्यादा है, और उसके हिसाब से आप कौन से वर्ण में, आपका कौन सा कुल है, आपका क्या धर्म है,
उसके अनुसार आपको शिक्षित किया जाता है। तो ये तो एप्पल एंड ऑरेंज वाला कंपैरिजन है ना, तो इसमें दोनों में कोई मेल नहीं है। तो इसलिए जब हम इसकी बात करें तो ये इस डिटेल में बात किए बिना तो आप कहीं इस सवाल को लेके ही नहीं जाओगे। वो तो नेसेसरली इट विल लीड टू सम सॉर्ट ऑफ आउटरेज और द अदर, है ना। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो दिस इज आई मीन इट्स अ वेरी वाइड रेंजिंग, आई मीन अ वेरी वाइड टॉपिक टू डिस्कस कि क्या जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी क्या वो भेदभाव के आधार पे बनाई गई थी कि नहीं उनको हमें ऐसे ही रखना है, कि ब्राह्मणों ने एक दिन डिसाइड कर लिया कि नहीं शूद्रों को हम पढ़ाएंगे ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता था। अच्छा, मान लीजिए कि मैं ब्राह्मण वर्ग से हूँ और मेरा जो इंटरेस्ट है, मतलब ये बहुत ज़्यादा जिस लेवल पर आपने चीज़ें पढ़ी होंगी उसके हिसाब से थोड़ा सा कम होगा, बट ऑडियंस से एक जो मेजर फीडबैक्स आते हैं, हाँ, तो क्योंकि मेरा इस पॉडकास्ट को करने का जो आइडिया भी आया था वो मेरी एक डिस्कशन के बेस पे आया था जो मेरे फ्रेंड से मेरी चल रही थी। तो ये उसका मेजर सवाल है कि मान लीजिए कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरा जो मेजर इंटरेस्ट है वो मे बी क्राफ्ट में है, जो विश्वकर्मा ब्राह्मण जो होता है उन लोगों का जो काम होता है। तो मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट उसमें है, या मेरा इंटरेस्ट तलवार चलाने में और मेरा थोड़ा आर्मी में जाने का वो है। तो क्या उसके हिसाब से, क्या फिर अगर मान लीजिए मैं ब्राह्मण जन्म लिया हूँ तो अगर मैं वो कर रहा हूँ जो मेरा इंटरेस्ट मुझे कहता है बजाय जो मेरी जीन्स मुझे कहती हैं, तो क्या वो गलत होगा? देखिए, श्री कृष्ण की बात माने तो गलत ही है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो आपका स्वधर्म है वो आप भले ही बेकार तरीके से कर लो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू जस्टिस टू इट, मतलब इवन इफ़ यू डोंट डू इट वेल इनफ, पर आप वो कर रहे हो वो उससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है कि आप किसी और का धर्म कर रहे हो। तो भगवान कृष्ण का के ये शब्द हैं, मैं नहीं बोल रहा। ये गीता में जो ये लोग 4.13 एकदम बोल देते हैं, तो ये भगवान कृष्ण की तो है। तो कहने का मतलब ये है कि कंटेक्चुअलाइज आप ऐसे ही करोगे ना। तो पहला तो वो है कि जो आइडियल है वो यही है कि वो आप अपना कर्म और अपना स्वधर्म जो जाति के अनुसार है वही आप फॉलो करो। पर एक्सेप्शंस हमेशा रहे। हम द्रोणाचार्य की बात करते हैं, तो द्रोणाचार्य को जब शास्त्रों में ही या जब हमारे जो ट्रेडिशनल कमेंट्रीज़ हैं और जो हमारे विद्वान रह चुके हैं सैकड़ों सालों से, वो जब द्रोणाचार्य के चरित्र के बारे में बात करते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि द्रोणाचार्य को उनका जो क्रिटिक आता है वो यही आता है कि ही शुड नॉट हैव पार्टिसिपेटेड इन द वॉर बिकॉज ही वॉज अ ब्राह्मण। तो ये भी क्लियर है कि, है ना। और जो आपने जो सवाल पूछा कि अगर मेरी कोई और प्रवृत्ति है और मैंने किसी कुल में जन्म लिया तो क्या मुझे वो नहीं करना चाहिए? अगर आप वो करते हो तो वो किसी और के शूज़ पे आप स्टेप करते हो, जो कोई और जो उसके लिए जन्म जिसका हुआ है, जो वो जिस कुल में वो पला बड़ा है और जिसको वो प्रशिक्षण दिया गया है, उसकी ऑक्यूपेशन पे आप उसकी ऑक्यूपेशन एक तरह से थ्रेटन कर रहे हो। तो वर्ण संकर का जो आइडिया है कि जिसको जो मन आए वो करने, जो आज का समाज है, वो शास्त्र की दृष्टि से ठीक नहीं है। और उस केस में आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि आप वही करो जहाँ पे आपने जन्म किया। बी ट्रू टू योर रियल आइडेंटिटी। अब कल को कोई कुछ भी आज के समाज में आप अगर किसी बच्चे से पूछेंगे, आजकल तो बच्चों से पूछते ही है ना, 10th में बच्चा आ जाता है कि बेटा तुम्हें क्या करना है, और अधिकतर बच्चों को नहीं पता होता कि क्या करना है। मुझे नहीं पता था, मैंने जितने लोगों से बात की है किसी को नहीं पता था 10th में कि क्या करना है, और बाद में जाके वो कुछ ना कुछ दे फाइंड देयर वे टू डू। अब आप इतना संघर्ष करके ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बना रहे हैं, दैट इज़ योर कॉलिंग। पर एक जो हिंदू समाज की जो अवधारणा है, जो ओरिजिनल है, वो ये है कि आपको ये सवाल पूछना ना पड़े अपने आप से कि आप जहाँ पे आपकी जो परिस्थिति है, जहाँ पे आपने जन्म लिया, जिस कल्चर को आप बिलोंग करते हो, वो आपको अपने आप रास्ता दिखा देता है, क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस है। तो ऐसे सवाल बहुत मॉडर्निस्ट थॉट्स हैं ये कि मैं क्या करूं, क्योंकि आपसे बार बार पूछा जाता है ना कि बेटा तुम्हें क्या करना है, तो आप यू आर फोर्स्ड टू आंसर दैट क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ। तो ये इमेजिन करना कि उस समय समाज कैसा रहा होगा, ये बड़ा कठिन है
मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है, बट शास्त्र की दृष्टि ये है कि आप वो करो जो आपका, जहाँ आपका जन्म हुआ। तो मतलब इज इट जस्ट बेस्ड ऑन द जीन्स कि अगर मेरे पिताजी एक क्षत्रिय हैं और वो कला उसमें निपुण है और मैं भी फिर डीएनए के बेसिस जीन्स पे? नहीं, कर्म। अब जीन्स तो एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, उसको हम इसके ऊपर सुपर इम्पोज ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि उससे अननेसेसरी कंफ्यूजन हो सकता है। देयर इज अ जेनेटिक कॉम्पोनेंट टू इट मे बी, पर एंटायरली हम जेनेटिक्स के उसमें ना जाएं। हम शास्त्र की बात, तो हम शास्त्र की ही शब्दावली का प्रयोग करें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो हम इसमें जो पूर्व जन्म के हमारे कर्म हैं और जो संस्कार हैं, और जिस तरह जो हमारा जब जन्म हुआ है तो हमारी कुछ प्रवृत्तियां हैं, तो उनको लेके जो हमारा कर्म निर्धारित होता है जन्म के आधार पर, वो करना बेटर है। वो शास्त्र का मत है। अब एक्सेप्शंस कुड बी देयर, बट उन एक्सेप्शंस को समाज कैसे हैंडल करता था उसके ऊपर शोध करने की आवश्यकता है। और हो सकता है कि देयर वर सम इनोवेटिव वेज इन विच दिस कुड बी मैनेज्ड, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए एक आइडियल होता है और एक प्रैक्टिकल भी होता है। तो जैसा मैंने द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा का एग्जाम्पल दिया, तो उस केस में भी वो ब्राह्मण कर्म तो नहीं कर रहे थे, यानी कि वो होता था, ऐसा होता था, और ऐसे समाज उसको हैंडल कर लेता था। उनको तो किसी ने नहीं रोका ना करने से, जिसको करना था कर लिया। परशुराम जी भी एक सही एग्जाम्पल हो सकते हैं इस चीज़ के। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ऐसे ये चीज़ें होती रहो। और आपदकाल में आपद धर्म आप करते हैं, तो कभी कोई ऐसी कैलामिटी आ गई, नेचुरल डिजास्टर हो गया, उस समय पे यू आर रिक्वायर्ड टू डू समथिंग विच इज़ नॉट योर ओरिजिनल वर्ण का धर्म नहीं है आपके, तो वो भी इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम। तो ऐसा कोई मतलब कोई आके तुम्हें जेल में थोड़ी डाल देगा कि आप कुछ और कर रहे हो। लेकिन ये एक आइडियल है कि आप अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर आप ब्राह्मण हो तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप ब्राह्मण का ही काम करो। अच्छा सर, मान लीजिए कि हमारी ऑडियंस में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो शास्त्रों को ऐसा नहीं मानता, कि जैसे अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बाय द वे किसी को ऐसा ना लगे कि दो ब्राह्मण बैठ के वर्ण व्यवस्था के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं लगना चाहिए यार, हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं जब कह रहा था वो ये थी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो शास्त्रों को फाइनल वो नहीं मानता है, और वो चाहता है कि मैं शास्त्रों की भी बात कर रहा हूँ अगर, तो वो उसको मैं डिस्कस करूँ। अगर मेरे को डिस्कशन का जो वर्डिक्ट है वो मुझे लग गया कि हाँ इट इज़ गुड, देन आई विल एक्सेप्ट इट, अदरवाइज आई वोंट। तो हाउ कैन वी जस्टिफाई वर्ण व्यवस्था टू देम? कैन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स विच यू सेड कि इट्स जस्ट अ कॉम्पोनेंट, और हाउ कैन वी ट्राई टू उसको समझने वाली बात? देखिए, मतलब अगर आप इस लेंस को इन्वर्ट कर दें, जिस तरह से बोला जाता है ना कि आज के डिस्कोर्स में ये बोला जाता है कि जो ब्राह्मण है उसके पास सबसे ज़्यादा प्रिविलेज है, और जो शूद्र है वो एक्सप्लॉइटेड था, और इसलिए ये जो सारा ब्राह्मणों ने ये रचा है पूरा ये वैदिक वांग्मय, ये इसके लिए है कि जो शूद्र है उसको नीचे दबा के रखा जाए। ये कंप्लीट नॉनसेंस है, बकवास। एक्चुअली क्या है, जो मुझे समझ आता है वो ये है कि जो स्वाभाविक है, जो मैं एंट्रोपी और डिसऑर्डर की बात कर रहा था, कि हमेशा देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर डिसऑर्डर, और इस डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए आपको वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता होती है, कि वर्ण उसको एनफोर्स किसी तरह से किया जा सके, जो स्मृतियों में जैसे धर्मशास्त्रों में बताया गया है, और उसी के आधार पर नीतियाँ और दंड नीति और बाकी जो जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र भी धर्मशास्त्रों से काफ़ी कुछ बोरो करता है। तो जो पूरा आपका गवर्नेंस का जो स्कीम है वो उसी के आधार पर बनता है, वर्णाश्रम धर्म के आधार पर जो ट्रेडिशनल गवर्नेंस का स्कीम है, एडमिनिस्ट्रेशन का, और अर्थशास्त्र में भी जो मेंशन है, उसका जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि किस तरह से ब्राह्मण वर्ण को अपने कर्म करने पे मजबूर किया जाए। क्योंकि जो ब्राह्मण वर्ण है, मैं बहुत क्रूडली बोल रहा हूँ पर जस्ट फॉर क्लैरिटी, बोल दिया सर, बोलिए। बट बहुत मतलब जस्ट टू क्लैरिफाई कि जो ब्राह्मण का जो लाइफस्टाइल बताया गया है शास्त्रों में, वो इतना कठिन और इतना आज की दृष्टि से देखें तो इतना नीरस है कि वो कौन करना चाहेगा।
और वो उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए ये पूरा जो स्मृतियों में जिस तरह का कि दंड नीति को की तरफ संकेत किया गया है, और जो हम अभी इससे पहले जो बात कर रहे थे कि शूद्र ने अगर सुन लिया तो ऐसा होगा, गौतम धर्मशास्त्र में जो लिखा हुआ है, वो सब इसलिए है कि अगर ब्राह्मण अपना कर्म करना छोड़ दे तो सोसाइटी का पतन हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो ब्राह्मण है वही देवताओं के साथ, जो अव्यक्त है, जो इनविजिबल है, उसके साथ कम्युनिकेट ब्राह्मण ही करते हैं। कैसे? वो यज्ञ करते हैं, वो तपस करते हैं, और वो अनेक प्रकार की के कर्म करते हैं जिनका कोई रैशनल बेसिस नहीं है। यू कैन नॉट थिंक इट थ्रू, यू कैन नॉट इन्वेंट इट बेस्ड ऑन रीजनिंग। समझ रहे हो आप? तो ये पूरा शास्त्रों में दिया गया ना कि ब्राह्मण को इस तरह त्रिसंध्या करनी है। त्रिसंध्या करने के लिए ही कितना संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। आजकल क्यों नहीं करता कोई त्रिसंध्या? तो पूरी वर्ण व्यवस्था इसलिए है कि ब्राह्मणों को ये अवसर, या एक तरह से उनको कोर्स किया जाए, फोर्स किया जाए कि वो अपना कर्म, अपना धर्म निभाएं। और बाकी के जो 3 वर्ण हैं वो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं कि ब्राह्मणों को वो छूट मिले। सही। इसीलिए क्योंकि जो नेचुरल टेंडेंसी है ना वो ये है कि ब्राह्मणत्व को छोड़ दो। सब आज भी हम ब्राह्मण हैं, हम कौन से ब्राह्मण कर्म कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि टेंडेंसी वही है कि सब जो है वो पैसा अर्जित करना चाहते हैं, वो अमीर बनना चाहते हैं, वेल्दी होना चाहते हैं, पॉलिटिकल पावर गेन करना चाहते हैं, और जो ये लौकिक जीवन में अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपना पावर अक्यूमुलेट करने के लिए सब उसी तरफ टेंड करते हैं, है ना। लेकिन ये ना हो, इसको प्रिवेंट किया जाए, इसके लिए वर्ण व्यवस्था अनिवार्य हो जाती है। तो इसीलिए जो रूल्स हैं फॉर ब्राह्मण वो बहुत लाइट रूल्स हैं, कि उसको बहुत ही किड ग्लव से ट्रीट किया जाता है कि भाई तू कर ले अपना, है ना। मतलब अगर ब्राह्मण से ये भी हो गया तो चलो ठीक है, उसको ज़्यादा दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि शूद्र ऑलरेडी पूरी तरह से पावरफुल कम्युनिटीज़ थी, शूद्र जो थे उनके पास पॉलिटिकल पावर था, वो गिल्ड्स और श्रेणीज़ के मेंबर होते थे। जो वैश्य थे या शूद्र थे, ये मैन्युफैक्चरिंग क्लास था, ये ट्रेडिंग क्लास था। और क्षत्रियों के पास पॉलिटिकल पावर था, वो राजा थे। ब्राह्मणों के पास क्या था? कुछ भी नहीं। तो बात तो उल्टी है ना ये तो। मतलब अगर इसको हम देखें कि जैसे मान लीजिए कि एक शूद्र वर्ण में जन्मा एक कोई बच्चा है और उसके पास में हाइपोथेटिकली 4 तरह से उसको एजुकेट किया जाता है, ब्राह्मण वे में, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वे में। तो कैन वी से कि वो जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा वो शूद्र जो है वो उसी अपनी वर्णानुकूल एजुकेशन प्रणाली में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा? कैन वी से दिस? मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। नहीं, ये एक मेरिटोक्रेटिक थॉट प्रोसेस है कि यू हैव टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी, और जो आउटकम है वो इस तरह से यूटिलिटेरियन है। ये तो शास्त्र वाला तो टोटली अलग है। ये तो कर्म के सिद्धांत पे आधारित है कि आपका पूर्वजन्म कर्म क्या है और आपके संचित कर्म क्या थे, अब आपका प्रारब्ध क्या है, और आपको किस प्रकार से मुक्ति के लिए या मोक्ष के लिए किस तरह से ओरिएंट करना है अपने आप को। तो खेल तो बिल्कुल अलग है, इट्स नॉट द सेम। अच्छा, ये दोनों अलग अलग फिलोसफीज हैं, इनको फ्रेमवर्क्स ही अलग हैं, टोटली डिफरेंट फ्रेमवर्क्स। जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई जब ये प्रश्न उठता है कि अरे सो व्हाट अबाउट इक्वालिटी, कि अगर वर्ण व्यवस्था है तो उसमें कैसे हम ये इंश्योर करेंगे कि सब लोग समान हैं। तो भाई वर्ण व्यवस्था ने कब कहा कि हमारा वो गोल है कि सबको समानता देनी? समानता प्रैक्टिकल भी नहीं है ना, अगर आप सोच। समानता तो इम्पॉसिबल है ना। समानता तो है ही नहीं ना कहीं पे भी। प्रकृति में, सृष्टि में समानता होती ही नहीं है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियल क्रिएट किया गया है और इसको परस्यू कर रहे हैं, फॉर गुड और फॉर बैड। उसके ऊपर हम अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन जो एनलाइटनमेंट आइडियल्स हैं वो एनलाइटनमेंट फ्रेमवर्क में उसको आप एनालाइज कर सकते हो और आप कह सकते हो कि हाँ, क्या मेरिटोक्रेसी फॉर एग्जांपल, क्या वो आपको इक्वल सोसाइटी दे रही है? जिसका बहुत ही स्पष्ट उत्तर है नहीं।
लेकिन मेरिटोक्रेसी आपको एक रैशनल दे रही है, एक टूल किट प्रोवाइड कर रही है उसको रैशनलाइज करने का कि हाँ इक्वालिटी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जस्टिस तो है, क्योंकि जिसको जो टैलेंट है उसको वो मिल रहा है। लेकिन इक्वालिटी तो आप अचीव नहीं कर पाओगे ना मेरिटोक्रेसी में भी। अच्छा, एम्प्लॉयबिलिटी भी गारंटी करती है हर किसी को, अगर वर्ण व्यवस्था से चला जाए तो पैदा होते ही व्यक्ति का एम्प्लॉयबिलिटी डिसाइडेड है कि इसका सिक्योर है। टोटली। अच्छा, तो सर थोड़ा सा ना अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आते हैं कि अगर हम मान के चलें कि आज के वक्त अगर वर्ण व्यवस्था शास्त्रों के अनुसार इम्प्लीमेंट करनी है, तो आपके हिसाब से क्या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस एडजस्टमेंट्स करनी होंगी, या किस तरह से हम उसको कर सकते हैं? आज के समय में कोई वर्ण व्यवस्था इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता कि आचार्यों का क्या मत है इसके बारे में और क्या बोलते हैं। जितना मैंने सुना है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आचार्य ये मानने को तैयार है कि हम कल कुछ करके ऐसे बटन दबा दें और वर्ण व्यवस्था हो जाएगी। मेरी जो समझ है वो ये है कि वर्ण व्यवस्था इज नेचुरल, जैसे मैंने कहा कि इट्स अ नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ अ फ्री सोसाइटी। जो सोसाइटी टोटली एक्सप्लॉयटेशन फ्री हो, एक तरह से राम राज्य जहाँ पे हो, वहाँ पे वर्ण व्यवस्था अपने आप उभर के आएगी, क्योंकि लोग उसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होंगे, जहाँ पे कम्युनिटीज़ के पास पावर होगा, जहाँ पे एक कलेक्टिव एजेंसी, कलेक्टिव विल होगा, जहाँ पे आप एज कम्युनिटीज़ आप अपने वातावरण का और आसपास की जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, कल्चरल एनवायरनमेंट है, उसकी आपके पास एक ओनरशिप है और आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। वैसा समाज जो है, जो एम्पावर्ड समाज है, उसमें वर्ण व्यवस्था अपने आप दिखती है, उसमें अपने आप वो उभर के आती है। ये कोई पॉलिटिकल प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता कि स्पेशली डेमोक्रेसी में कि कोई बोले कि कोई पॉलिटिशियन आके बोले कि हम वर्ण व्यवस्था लेके आएंगे, वो नहीं आने वाली। ऐसे थोड़ी होता है। यू कैन नॉट फोर्स इट ऑन पीपल। करेक्ट। आपको वो परिस्थितियाँ बनानी पड़ेंगी, वो कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी जहाँ पे ये पॉसिबल भी हो। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स इट वाज देयर, तो इट इज़ पॉसिबल इन थियोरी। अब वो आगे कैसे होगा विद काइंड ऑफ, मतलब जिस तरह से हम जहाँ को जा रहे हैं, बहुत चुका है अपना काफी। ये तो बहुत 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 कठिन है ये कहना। पर ये ज़रूर है कि हमारे रहते रहते मेरिटोक्रेसी का कोलैप्स हम ज़रूर देखेंगे। हम ये ज़रूर देखेंगे कि ये जो सारे नैरेटिव्स एनलाइटनमेंट पीरियड के हैं कि रिवॉर्डिंग टैलेंट और ये सब, ये हमारे सामने कोलैप्स होते हुए नजर आए। तो इसकी जगह क्या रिप्लेस होगा वो मुझे नहीं पता। पर देखिए, मतलब जो पूरा, मतलब एक तरह से जो लोग मुझे आरोप लगाते हैं मुझ पे कि मुझे ऑब्सेशन है, मुझे कोई ऑब्सेशन नहीं है वर्ण से। लेकिन मुझे ये ज़रूर समझ आता है कि जब सोसाइटी इस स्टेज पे आ जाती है, जैसे आज, जहाँ पे जो 200-250 साल से जिस तरह के इंस्टीट्यूशंस बने थे वो एक एक करके गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उनकी जगह क्या आएगा? तो आपको ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने इतिहास में देखें, आप अतीत में देखें और वहाँ से आप कुछ रेलेवेंट चीज़ें लेके आ सकें ताकि वो होल्ड कर सके, सस्टेन कर सके। उसी को, मतलब कलयुग में उसी को धर्म बोलेंगे कि धर्म 4 की जगह 1 टांग पे खड़ा है। करेक्ट। तो वो वैकल्पिक होगा, लेकिन उसमें जो स्पिरिट है वर्ण व्यवस्था का वो तो कहीं ना कहीं होगा ही। अब वो किस फॉर्म में आता है, क्या आता है, उसके लिए शायद ज़्यादा शोध करने की आवश्यकता है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। लेकिन इस तरह से मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या होगा, मुझे नहीं पता। सर एक लास्ट क्वेश्चन है अबाउट, इट्स काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट टू इट, कि ये तो वर्ण व्यवस्था हम समझें अगर, तो एक सोशल एस्पेक्ट, इट्स मोर ऑफ अ सोशल एस्पेक्ट कि सोसाइटी आप किस तरह से डिवाइड, मतलब एक तरह से व्यवस्थित कर पा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो प्रेमानंद जी महाराज जैसे जब संत उभरे अभी रिसेंटली, और जब उन्होंने बात की तो उन्होंने भक्ति भाव को सर्वोपरि रखा है। कि उन्होंने बोला कि आप हो किसी भी वर्ण से, अगर आप नहीं भी करते अपना मतलब आपका जो वर्णानुकूल, आपका जो धर्म, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं संध्या वंदन नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं संध्या वंदन नहीं करता हूँ, मैं यज्ञोपवीत धारण नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा भक्ति भाव है और मैं भक्त हूँ, और भक्त होने के लिए जो भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, सात्विक जीवन और ये सब चीज़ें, तो वो मैं कर रहा हूँ। सो सनातनियों के लिए एक एंड गोल होता है मुक्ति। तो क्या आपकी समझ में इस वे से मुक्ति पाई जा सकती है बजाय अपने, मतलब अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पर, तो क्या हम
भक्ति भाव को रखते हुए भी क्या मुक्ति की तरफ जा सकते हैं? मुक्ति की तरफ तो अग्रसर होना सबके लिए, सबका ही धर्म है। मतलब हिंदू धर्म का तो आधार ही ये है कि कैसे आप अल्टीमेट गोल तो मुक्ति ही है, मोक्ष है। लेकिन सब लोग यही है, मतलब जो बात करते हैं वो यही करते हैं कि मुक्ति और मोक्ष, और विदाउट रियलाइजिंग कि ये सबके लिए नहीं है। 1 in a billion होता है मुक्त तो ये तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक्सेप्शंस होते हैं जिनको मोक्ष प्राप्त होता है। अब बोलने में तो बोल सकते हैं कि किसी का निधन हो जाता है तो हम देखते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज आती है, उसमें कहते हैं कि इनको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो ये तो बोलने में आता है ना कि मोक्ष प्राप्त हो गया। मोक्ष थोड़ी ऐसे प्राप्त होता है कोई बाजार में टॉफ़ी है कि खरीद के ले आओ। तो इसलिए मोक्ष अधिकतर लोगों को प्राप्त हो, और अगर मोक्ष प्राप्त भी ना हो लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनका जो सफ़र है, जो जन्मांतर का सफ़र है, उसमें वो कहीं उल्टी दिशा में ना चलें, यही वर्ण व्यवस्था का अभिप्राय है। और वर्ण व्यवस्था इसीलिए बनी है। अगर आप वर्ण व्यवस्था के जो ये मूल सिद्धांत हैं इनको भूलते हो तो समाज में उपद्रव फैलता है, समाज में कन्फ्यूजन मचता है, और जो लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं वो और सफ़र करते हैं। तो मैं कभी भी वर्ण व्यवस्था को अंडरमाइन नहीं करना चाहूँगा, या वर्ण के जो आइडियाज़ हैं जो हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं उनको कभी मैं हल्के में नहीं लूँगा। लेकिन हाँ, भक्ति का एक अलग स्थान है। भक्ति एक ऐसा गुण है जो भगवान को बहुत प्रिय है, और उसलिए मतलब भक्ति को तो आप भक्ति योग भी कहते हैं ना, भक्ति का योग भी है। तो वो तो भगवान ने ही बताया, तो हम कौन होते हैं उसके बारे में कुछ गलत बोलने के लिए। लेकिन उसका परवर्जन ना, उसको इस तरह से ना बोलें कि उसको एक कमोडिटाइज कर दें कि भक्ति, हाँ भक्ति हो गई तो बाकी सब कुछ। ये ईदर और नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर भक्ति है तो वर्णाश्रम धर्म नहीं है, या वर्णाश्रम धर्म है तो भक्ति नहीं है। ये साथ में चलते हैं। अगर वर्णाश्रम धर्म का डिक्लाइन हुआ तो भक्ति एकमात्र आसरा रह जाता है, लेकिन ये कोई चॉइस नहीं है। टोटली एग्री। तो ठीक है, मतलब जिनके लिए भक्ति, इफ इट वर्क्स फॉर समवन, वेरी गुड, इट शुड। भक्ति का जो भाव है वो बहुत ही उच्च स्तर का है, वो सबको प्राप्त भी नहीं होता, लेकिन बोलते सब हैं कि हम भक्त हैं, है ना। तो ये बोलने और करने में फ़र्क है। लेकिन इसको हम इस तरह से उसका यूज़ ना करें कि बहाना मिल गया। करेक्ट, समझ रहा हूँ। सही है सर। मतलब मुझे पर्सनली मेरे तो कई सारे डाउट्स क्लियर हो गए। आई होप कि जो व्यूवर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। कुछ अगर डाउट्स रह गए हों तो कमेंट कीजिएगा, और सर अगर टाइम दें तो उसके ऊपर फिर से एक चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है। एनी लास्ट थॉट्स अबाउट दिस टॉपिक सर, जो आप व्यूवर्स को बताना चाहें? लास्ट थॉट्स तो क्या ही हैं, बस ये है कि मतलब अगर आप वर्ण को ठीक से समझना चाहते हैं तो एक तो शास्त्रों पे और ट्रेडिशनल आचार्य जो हैं और जो कमेंट्रीज़ हैं उनके ऊपर निर्भर करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा ये कि अपने स्वाध्याय में भी वर्ण के ऊपर ऑब्सेस करने या कास्ट के ऊपर ऑब्सेस करने से अच्छा है कि आप यहाँ से शुरू करें कि आज के समाज में क्या विकृतियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, और कैसे हमारा मतलब कल्चरली और एनवायरमेंटली, इकोलॉजिकली पर्यावरण का किस तरह से कि मतलब एकदम पर्यावरण के साथ रोज़ मनुष्य की प्रजाति दुष्कर्म करती है। तो ये यहाँ से अगर हम शुरू करें कि आज क्या गलत हो रहा है, तो वहाँ से हमें बहुत सारे क्लूज़ मिलते हैं ये समझने के लिए कि पहले क्या सही था। और उसमें जो वर्ण को लेके जो इंसाइट्स मिलती हैं आज को क्रिटिक करने में, वो बहुत वैल्यूएबल रहती हैं। अल्टीमेटली वर्ण को समझने के लिए आपको अपना जो एक तरह का ये जो घमंड है मॉडर्निटी का, उसको त्यागना पड़ेगा, और आपको जो हिंदू परंपरा है और हिंदू धर्म है उसको अपने टर्म्स पे समझने का बेड़ा उठाना पड़ेगा, तभी आपको वो समझ आएगा। अगर आप इस अजम्पशन से शुरू करते हो कि यू हैव मेड प्रोग्रेस ओवर योर एंसेस्टर्स, जो प्रोग्रेसिव लाइन ऑफ थिंकिंग जो करेक्ट इनग्रेन्ड है और जो स्कूल्स में आपको
इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, अगर आप वहाँ से शुरू करते हो तो डेफिनेटली यू विल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नेवर अंडरस्टैंड इट, एंड सेकेंडली यू विल ऑलवेज लुक एट इट एज सम सॉर्ट ऑफ अ एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम, जहाँ पे लोग चाबुक लेके शूद्रों से काम करा रहे थे, और ऐसी आलतू फालतू बकवास बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो शुरू करिए आज से, और देखिए कि आपके समाज में आज के समाज में क्या गलत है और क्यों गलत है। तो दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई आज की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते ऐसे पॉइंट पे जाए जब उसको मिले ही आंसर वर्ण व्यवस्था, ऐसा भी पॉसिबल है कि करेक्ट। नहीं, इसका उल्टा हो रहा है ना, क्योंकि पॉलिटिकल रेटरिक जो है वो ये है कि कोई भी, आप जैसे कहते हैं ना, कोई अंधेरे में कोई पत्थर फेंक दो तो वो जाके वहीं कास्ट पे ही लगेगा। सही बात है। किसी को नौकरी नहीं मिली, कास्ट। कोई ज़्यादा दुष्कर्म या रेप हो रहे हैं दुनिया में तो कास्ट। एक वो स्टैंड अप कॉमेडियन है बड़ा सेलिब्रेटेड, वरुण ग्रोवर। वरुण ग्रोवर ने एक वो डाला कि भारत में गंदगी पता है क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण जो है ना झूठा नहीं खाते। तो झूठा नहीं खाते, ये एक्चुअल ये है, मैं ट्वीट का स्क्रीनशॉट निकाला। हाँ, क्योंकि ये जो झूठा नहीं खाना है ये छुआछूत का से आता है, और इसलिए वो झूठे को देखते भी नहीं है और ये गंदगी वहाँ रह जाती है। ऐसा कुछ रिडिकुलस बकवास कोई लिखता है और उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्या ही बोलो, मतलब ऐसे समाज का। हाँ तो इसकी तो क्लिप डालनी पड़ेगी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। खैर थैंक यू सो मच सर। मतलब पर्सनली व्यूवर्स की तो बाद में बात करेंगे, बट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत वक्त से ऐसे एक कॉन्वर्जेसन के लिए आतुर था, खासकर आपसे। थैंक यू सो मच व्यूवर्स। आपके मतभेद हो सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, इस पर डिस्कशन करना बेहद ज़रूरी है और एक फाइनल अच्छे सॉल्यूशन तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग कमेंट कीजिए अगर आपके ऐसे कोई विचार हैं जो हमसे मिलते नहीं, या ऐसी कोई भी बात है जो आप रखना चाहते हैं, और हम उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद।